आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू का, टेरराइजिंग डिसेंट इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे पुलिस ने कुछ स्टूडेंट्स को देशद्रोही बना करके उनको जेल में डाला और कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने इन स्टूडेंट्स को बेल दी है ये बोल करके कि ये देशद्रोही लगते नहीं है देखने में, सिर्फ सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे इसलिए सरकार इनको देशद्रोही बोल रही है। शुरू करेंगे उसी खास अंदाज में पढ़ना है जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। एसएससी बैंक्स के हर एग्ज़ाम में सफलता मिली है मुझे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंग्लिश का मेरा जो पोर्शन था उसको मैंने सही से अप्रोच किया। आपको भी वैसे ही करना है। हर सेंटेंस को आपको जो है ना ट्रांसलेट करने के बाद उसकी ग्रामर को अलग से लेके समझना है। सारी ग्रामर को और वोकैब को जो आप सीखोगे अप्लाई करोगे इस क्विज़ पे। ये पहला क्विज़ है, बैंक वालों के लिए खास करके थोड़ा सा मुश्किल है, और ये दूसरा क्विज़ क्लोज टेस्ट फॉर एवरीबडी। पहले आप इसको एक ट्राई दो, वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन मैं लाइव करवाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। टेरराइजिंग डिसेंट। देखिए डिसेंट का मतलब होता है आपका गुस्सा, आपका असंतोष, आपकी नाराज़गी, आपका रोष, है ना। डिसएग्रीमेंट या डिसअप्रूवल किसी चीज़ को लेके, कोई चीज़ जो आपको पसंद नहीं आई या जिसको देख करके आपको गुस्सा आता है उस चीज़ के लिए आप अपना डिसेंट बताते हैं। टेरराइज का मतलब होता है किसी में टेरर डालना, किसी चीज़ को गुस्सा जो है डराना, है ना, धमकाना। तो कह रहे डिसेंट को धमकाने की बात की जा रही है, आपके असंतोष को सरकार की तरफ से डराने की कोशिश की जा रही है ना। बात कर रहा है ऑन बेल फॉर स्टूडेंट एक्टिविस्ट, ऐसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट को बेल देने की जिनको सरकार ने डिसेंट के नाम पे जेल में डाल दिया था कि ये सरकार से डिसएग्री होते हैं, चलो ये देशद्रोही हैं। समझ गए। अब इसके टाइटल पैराग्राफ से आपको पूरी कहानी समझ में आएगी एक्चुअल में पूरा जो है मामला क्या है। लेकिन उससे पहले फटाफट वीडियो को एक लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और वीडियोस को बनाने का मेरा मोटिवेशन बना रहे। कह रहा है HC बेल ऑर्डर्स आर एन इंडाइटमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे दिल्ली प्रोटेस्ट एज टेररिस्ट एक्ट्स। कह रहा है HC का जो बेल ऑर्डर्स है, हाई कोर्ट के जो बेल के जो है ऑर्डर आए हैं वो एक इंडाइटमेंट है। इस वर्ड को ध्यान से समझो, इंडिक्टमेंट बोलते हैं बहुत लोग इसको बोलते हैं इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट का मतलब होता है आरोप, किसी चीज़ के ऊपर एक्यूजिशन। कह रहे जो बेल ऑर्डर्स SC के है ना, ये एक एक्यूजिशन है, एक आरोप है उस कोशिश पे, उस प्रयास पे जो पोर्ट्रे करने का था, दिखाने का था दिल्ली प्रोटेस्ट को, और कैसे टेररिस्ट एक्ट की तरह, एक आतंकवादी जो है कारनामे की तरह। तो HC के बेल ऑर्डर से हमें पता लग गया है सरकार ने जानबूझ करके दिल्ली में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको आतंकवादी बताया और उनको जेल में डाला। बाद में HC ने बोला भैया कोई आतंकवादी नहीं है, तो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको आप आज ही बेल दो, अपने घर भेजो। समझ गए सेंटेंस को। सब्जेक्ट है आपका ऑर्डर्स, वर्ब है आर। सब्जेक्ट वर्ब को आपको ब्लू और पिंक कलर में देखना है, हर सेंटेंस का मिलेगा। ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगर आज ही नए आए हो चैनल पे तो ज़रूर से फॉलो करना इस चीज़ को। ऑर्डर्स पे एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने लिखना भूल गया आज, याद रखना। जब भी बेल ऑर्डर होता है, ट्रांसफ़र ऑर्डर होता है, किसी भी इस टाइप का जो ऑर्डर होता है उसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखते। जैसे मेरा ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया तो मैं बोलूँगा माई ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हैव अराइव्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑर्डर में बहुत सारी शर्तें होती हैं, एक ही चीज़ नहीं लिखी होती। कोई भी ऑर्डर होता है ना, बेसिकली उसमें कई सारी शर्तें होती हैं, तो उस ऑर्डर में कई सारे ऑर्डर्स होते हैं, है ना। इसलिए जब भी आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्डर मिले, ट्रांसफ़र का, बेल का, किसी भी टाइप का, उसको प्लूरल ही लिखें, सिंगुलर में ना लिखें। इंडाइटमेंट मैंने आपको बता दिया। एक्विजिशन, इसको एक वर्ड बोलते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब भी होता है किसी पे आरोप लगाना। पोर्ट्रे का मतलब होता है किसी को शो करना, दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। चलिए फटाफट से आज की वोकैबुलरी देख लेते हैं। मैं 4-5 ही वर्ड्स अलग लेता हूँ ताकि उन वर्ड्स को आप अच्छे से सीख पाओ और डिटेल में बताऊँगा। काम सिर्फ यही करना आपको, जो सीख रहे हो इसको संडे के संडे रिवाइज ज़रूर करना। वर्ड्स इकट्ठे हो रहे हैं, इनको भूल मत जाना। कल हमने ख़त्म किया था ऑफसेट पे, ये PDF अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के, है ना, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना। कल हमने ऑफसेट तक किया था, आज ये 5 वर्ड्स हो रहे हैं अपने पास। फॉइल है, रोप इन है, ऑनरस है, एम्बार्गो है, सैलिएंट है। इनमें से जो आपको आते हैं ना, तो देखो आपको कितने आते हैं, कितने अच्छे डिटेल में याद है आपको, है ना। देखिए फॉइल का मतलब होता है किसी प्लान को, किसी डिज़ायर को, किसी अटेम्प्ट को, किसी कोशिश को रोकना।
आप कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, पर मैं आपके आड़े आ जाऊं तो मैं आपके उस प्लान को फॉइल कर दूंगा। आपकी कोई इच्छा है, उस इच्छा के मैं आड़े आ जाऊं तो आपकी उस डिज़ायर को मैं फॉइल कर दूंगा। समझ गए ना, किसी के रास्ते का रोड़ा बनना। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फोइल्ड एन अटैक ऑन द प्रेसिडेंट। हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो सीबीआई है, उन्होंने फॉइल कर दिया, उन्होंने रोक दिया एक अटैक को हमारे प्रेसिडेंट पे। तो प्रेसिडेंट पे अटैक होने से पहले ही उसको हिंडर किया, प्रिवेंट किया, फॉइल किया। समझ गए। इसको आप हिंदी में बोलते हैं नाकामयाब बनाना, है ना, नाकाम बनाना। इसके लिए एक बहुत अच्छी अपने पास जो है ईडियम है, निप इन द बड। किसी चीज़ को शुरू होने से पहले ख़त्म कर देना कहलाता है निप इन द बड। याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनता है, निप एट द बड लिख करके आपको देगा। देखने में आपको सही लगेगी, पर एक्चुअल में निप इन द बड नाम की सही जो है ईडियम है। नेक्स्ट वर्ड है अपना रोप इन। बड़ा आसान है इसको याद करना। रोप मतलब रस्सी, इन मतलब अंदर। आपका एक दोस्त है, आपको उसकी हेल्प चाहिए, पर वो हेल्प करने को तैयार ही नहीं है। लास्ट में आपने उसको इमोशनल किया, उसको धमकाया, उसको प्यार से कैसे भी करके उसको पकड़ के ले आए और अपनी हेल्प करवा ली। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने उसको रस्सी से बांधा और अपनी हेल्प करवाने के लिए इन कर लिया। समझे मेरी बात को। किसी आदमी को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना फोर्स के साथ, चाहे वो फोर्स प्यार की हो, चाहे वो फोर्स मार की हो, पर किसी को उसकी मर्जी के बिना जनरली आप जब किसी काम में इन्वॉल्व करते हो तो रोप इन करते हो। याद रहेगा ना, इससे फ्रेजल वर्ब है। राजू और नेवर रोप्ड इन एवरीवन टू हेल्प हिम मूव टू हिज न्यू हाउस। राजू को नए घर में जाना था, उसने सबको पकड़ा और रोप इन कर लिया अपने साथ में। चलो भाई चलो, मेरा सामान उठवाओ, है ना। किसी की इच्छा थी या नहीं थी, पर राजू थोड़े ना मानने वाला था, उसने कर दिया सबको रोप इन। अब इसके सिनोनिम है इन्वॉल्व करना, कन्विंस करना, ट्रैप करना। ऑनरस। ऑनरस का मतलब क्या होता है, देखो ये वर्ड बना है ऑनस से। ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी। हर वो चीज़ ऑनरस है जिसमें बहुत सारा ऑनस है, जिसमें बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत बर्डन है, जिस काम को करना बड़ा मुश्किल है, बहुत जिम्मेदारी भरा है, वो कहलाता है ऑनरस। समझ गए। द टीचर गेव एन ऑनरस असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स एज होमवर्क। टीचर साहब ने दे दिया एक बहुत ही डिफ़िकल्ट असाइनमेंट को, बहुत ही भारी असाइनमेंट को बच्चों को होमवर्क के तौर पे। समझ गए ना। तो 5 दिन का काम दे दिया, एक दिन के अंदर ऐसा असाइनमेंट उन बच्चों को दिया। इसको बर्डनसम भी बोल सकते हैं, हैवी भी बोल सकते हैं, और एक वर्ड है इसके लिए आर्डुअस। आर्डुअस हर वो चीज़ है जो करने में मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म हो। एक वर्ड है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है एक बैन ऑर्डर। सरकार या कोई भी चीज़ अगर किसी बैन ऑर्डर को निकाले, किसी चीज़ पे बैन लगाए, दैट इज़ कॉल्ड एन एम्बार्गो। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड एन एम्बार्गो ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ वैक्सीन्स। सरकार ने एक एम्बार्गो को लगा दिया, सरकार ने एक बैन ऑर्डर लगा दिया वैक्सीन्स के जो है एक्सपोर्ट पे। भाई देश में वैक्सीन लगेंगी पहले हमारे लोगों को, फिर जाएंगी बाहर, है ना। तो ये कहलाता है एक एम्बार्गो। इसको बैन बोल दो, रिस्ट्रिक्शन बोल दो। लास्ट वर्ड है सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब है ऐसी चीज़, ऐसी फीचर, किसी भी चीज़ के ऐसे गुण जो नोटिसेबल हो और बड़े इंपॉर्टेंट हो। जैसे मैं आपको एक किताब दे दूं और आपसे पूछूं यार इस किताब के सैलिएंट फैक्ट्स मुझे बताओ, तो आप क्या करोगे, उस किताब के मोटे मोटे जो आप पूरी किताब पढ़ोगे और मोटा मोटा जो सार है ना वो मुझे बता दोगे। तो सैलिएंट वही होता है, किसी चीज़ के मोटे मोटे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोटिसेबल हो, जिनको नज़रअंदाज ना किया जा सके। जैसे द बुक प्रेजेंट्स अ सैलिएंट फैक्ट्स ऑफ द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। जो ये किताब है प्रेजेंट करती है मोटे मोटे और नोटिसेबल फैक्ट्स को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के। कब भगत सिंह को फांसी हुई, कब जो है देश आज़ाद हुआ, कब गांधी जी का वापस आना हुआ अफ्रीका से। तो ये सैलिएंट फैक्ट्स हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हीं को ये बुक बताती है। समझ गए ना, याद रहेगा ना। रिमार्केबल बोल दो, नोटिसेबल बोल दो। इसके लिए एक वर्ड होता है कॉन्स्पिक्यूअस। भड़काऊ, भड़कीला। कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है, भड़कीला। जैसे लाल से रंग का आपने कुछ पहन रखा है तो वो बड़ा कॉन्स्पिक्यूअस सा कपड़ा है, सबकी नज़र में आएगा। सारे वर्ड्स को वीकली रिवाइज करना है, ऐसे मत जो है ना सुन के निकाल देना दूसरे कान से, है ना। मेरे को आते हैं ये, आपके लिए बना रहा हूँ पूरी शीट में। चलो वक्त हो गया एक समरी का। बता दूं मैं किस बारे में लिखा हुआ है, उससे पहले एक छोटी चीज़ ऐड करूँगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। देखो समरी बिल्कुल सीधी सी है। हमारे देश में कानून है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इस कानून में क्या होता है, किसी भी आदमी को सरकार जेल में डाल सकती है जिसको सरकार को लगे कि या तो ये देशद्रोही है
या फिर ये कोई आतंकवादी है। इसमें उसको बेल का अधिकार नहीं है, जमानत का अधिकार नहीं है। अब देखो ये एक्ट तो बिल्कुल ठीक है, हर देश में होता है, हमारे देश के दुश्मनों से बचने के लिए ऐसा एक्ट हमारे देश में होना ही चाहिए। लेकिन सरकार ने इस एक्ट को लगाया कुछ स्टूडेंट्स पे जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे पिछले साल दिल्ली में। सरकार ने बोला ये लोग दंगाई हैं, दंगा भड़का रहे हैं, देशद्रोही हैं, और इनको 1-1.5 साल से जेल में डाल के रखा हुआ। अब देखो इनके केस को हाई कोर्ट ने देखा, हाई कोर्ट ने देख करके पाया कि ये लोग कहीं से भी देशद्रोही नहीं है, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। सरकार के खिलाफ जाते हुए दिल्ली की हाई कोर्ट ने इन बच्चों को बरी कर दिया, मतलब बेल दे दिया, घर जाने दिया। और सरकार को ये भी बोला कि आप किसी भी ऐसे एक्ट का मिसयूज़ ना करें। हर वो आदमी जो आपकी बुराई करता है वो देशद्रोही नहीं है। आपको ऐसा लगता है वो देशद्रोही है, लेकिन कानून के हिसाब से उसका ये अधिकार है, आपकी बुराई करना स्वतंत्रता का अधिकार है हमारी, है ना। तो इस आर्टिकल से हमारा जो एडिटर है वो दिखा रहा है बुराई पे अच्छाई की जीत को, झूठ पे सच की जीत को, और यहीं से आज की टोन निकलेगी राइचस टोन। आपको तब मिलेगी जब आपको कहीं पे सच जीतता हुआ दिखे, कहीं पे झूठ की हार दिखे, बुराई की हार दिखे, सच्चाई की जीत दिखे, है ना, वहाँ आप राइचस टोन को लगाएंगे। ये सच्चाई की बुराई पे जीत को बताती है। चलिए शुरू करेंगे आर्टिकल को। कल एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने किया था, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ इसी आर्टिकल से रिलेटेड, आपको 3 सेंटेंस में उसका आंसर करना होता है। कल 200 से ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा लिखा। आप भी लिखना शुरू करें, 3 सेंटेंस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आज का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्या UAPA जैसा एक्ट किसी देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या UAPA जैसा एक्ट हमारे देश में उसकी ज़रूरत है या नहीं है ना? ज़रूर से बताना कमेंट्स में। 3 सेंटेंस में लिखना है आपको, क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, करेक्ट कोट between a statutory bar on grant of regular bail and a judicial embargo on any close examination of available evidence at the bail stage, those arrested under the country's main anti-terror law have been languishing in jails without trials for extended periods। कह रहा है पकड़े जाने के बाद 2 चीज़ों के बीच में बिटवीन लगा के बता रहा है कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है एक स्टैट्यूटरी बार, स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक, जो कि लीगल हो, है ना, कानूनी, और बार का मतलब है रिस्ट्रिक्शन। कह रहा है जो पकड़े गए हैं 2 चीज़ों के बीच में, पहली चीज़ है एक वैधानिक रिस्ट्रिक्शन लीगल बार, और जो है ग्रांट पे दिए जाने पे रेगुलर बेल को। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो बोथ के साथ में एंड आएगा, बिटवीन के साथ में एंड आएगा। दूसरी चीज़ है एक न्यायिक बैन, जुडिशियल एम्बार्गो, एम्बार्गो मतलब बैन। और कैसा बैन? किसी भी प्रकार के क्लोज एग्जामिनेशन पे, क्लोज स्क्रूटनी पे, जांच पे, और जांच है जो अवेलेबल एविडेंस की बेल की स्टेज पे। तो बेल की स्टेज पे कोई भी एविडेंस की जांच भी नहीं होगी। कह रहे इन दोनों चीज़ों के बीच में जो कोर्ट है ना, जो पकड़े गए हैं, ऐसे जो अरेस्टेड लोग हैं, 2 अरेस्टेड, और कहाँ पे? कंट्री के मेन एंटी टेरर लॉ के नीचे, UAPA नाम के एक्ट के नीचे। कह रहे ये जो 2 पीपल है ना, ये लैंग्वेज कर रहे हैं, ये सड़ रहे हैं, और कहाँ पे? जेलों में, बिना किसी ट्रायल के, बहुत लंबे वक्त से। समझे सेंटेंस को? इस सेंटेंस इतना ही है, वो लोग जो अरेस्ट हुए हैं कंट्री के मेन एंटी टेरर लॉ में, वो जेलों में लैंग्वेज कर रहे हैं, वो हमारी जेलों में सड़ रहे हैं, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट केस के, बहुत ही एक्सटेंडेड पीरियड से, बहुत ही लंबे पीरियड से। और ये लोग वो लोग हैं जो पकड़े गए हैं, एक तो स्टैट्यूटरी बार के बीच में, एक तो वैधानिक जो है रिस्ट्रिक्शन के बीच में, जो है किसी बेल के मिल जाने का, और दूसरा जो है एक न्यायिक एम्बार्गो का, एक न्यायिक जुडिशियल बैन का, किसी भी प्रकार के क्लोज एग्जामिनेशन पे, एविडेंस का, बेल की स्टेज पे। तो कुल मिलाकर के 10 से 15 साल आप जेल में रहोगे, उसके बाद आपका केस शुरू होगा इस लॉ के नीचे। समझ गए ना? चलो, अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, 2 सब्जेक्ट है, हैव बिन लैंग्वेजिंग आपकी वर्ब है। ये काम जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दिखाया गया है, हैव बिन प्लस में वर्ब के ING फॉर्म, क्योंकि ये काम बहुत लंबे वक्त से चल रहा है। 4 लगा के हमने बताया भी है, एक्सटेंडेड पीरियड से, है ना। एम्बार्गो मैंने आपको बता दिया, बैन को बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। कोर्ट एक एडजेक्टिव है, दोज नाम के नाउन के लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए। अब एक आगे बढ़ने से पहले छोटा सा मैं आपसे ग्रामर कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करूंगा। लैंग्वेज वर्ड को देख लेना, है ना। किसी के जेल में सड़ने को कहते हैं लैंग्वेज करना। टू बिकम फीबल, आप कमज़ोर हो जाओ, जेल में पड़े पड़े सड़ जाओ, डिटेरियोरेट हो जाओ, लिस्टलेस हो जाओ, बेजान हो जाओ, तो आप लैंग्वेज हो रहे हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है दोज का। वैसे तो बहुत सिंपल है, एक बार फिर से करेंगे, आप चेक भी कर लें। अगर आपने सीखा है तो सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, ठीक है। दे, देम और दोज, इन तीनों को यूज़ करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। दे आएगा सब्जेक्टिव केस में, देम आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना हो या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना हो। दोज आएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस में, अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद में एक एडजेक्टिव पड़ा हो, चाहे एक वर्ड में एडजेक्टिव हो, चाहे एक फ्रेज में हो, चाहे एक क्लोज में हो, किसी भी फॉर्म में एडजेक्टिव पड़ा हो तो दोज को लगाएं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बाद में।
और अगर एडजेक्टिव ना हो तो दे लगाएं सब्जेक्ट की जगह, देम लगाएं ऑब्जेक्ट की जगह। ये तो था टेक्निकल लैंग्वेज में। अब देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। दे, देम, दोज, इन तीनों में से एक चूज़ करेंगे। वर नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, वो अलाउड नहीं थे, उनको इजाज़त नहीं मिली एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने की। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्टिव केस में आता है दे, यहाँ पे दोज भी आ सकता है क्योंकि सब्जेक्टिव केस में दोज भी आता है, लेकिन दोज आएगा अगर कोई एडजेक्टिव पड़ा हो तो ऑब्जेक्टिव केस वाला देम आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसको मैं निकाल ही देता हूँ। और दोज भी नहीं आएगा क्योंकि कोई एडजेक्टिव नहीं पड़ा, दे वर नॉट अलाउड, दे के बाद में कोई एडजेक्टिव इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे दोज आने का भी कोई चांस नहीं है। अब दे को ही लगाएंगे, सिंपल। अब यहाँ देखो, दे, देम, दोज कमिंग लेट वर नॉट अलाउड टू एंटर द हॉल, जो लोग लेट आ रहे थे अलाउड नहीं किया गया उनको हॉल में एंटर करने के लिए। यहाँ पे मैंने बोला उनको अलाउ नहीं किया गया, यहाँ पे वो लोग जो लेट आ रहे थे कमिंग लेट वर नॉट अलाउड। अगेन आपको देम का कोई काम नहीं है, सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे दे का भी कोई काम नहीं है, रीज़न बताता हूँ मैं क्या है। यहाँ पे कमिंग लेट नाम का एक एडजेक्टिव पड़ा है, वो लोग कौन है जो लेट आ रहे थे या लेट आ रहे हैं, समझ गए मेरी बात को। तो ये कमिंग लेट नाम के एडजेक्टिव की वजह से अब इस बार दे नहीं, हमें दोज लगाना पड़ा यहीं पे। तो यही होता है दे और दोज का बीच का डिफरेंस, ठीक है ना, एडजेक्टिव की वजह से दोज लगेगा। वैसे ही दे, देम, दोज हु केम लेट वर नॉट अलाउड टू एंटर द हॉल। देखो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज पड़ा था कमिंग लेट, पार्टिसिपल फ्रेज, और यहाँ पे एक पूरा क्लोज पड़ा है दोज हु केम लेट, जो कि लेट आए। सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है, एक एडजेक्टिव क्लोज है, बात वही है। अगेन आपको दोज ही चूज़ करना है, यहाँ भी दे को चूज़ नहीं करना है। तो एडजेक्टिव चाहे फॉर्म में आ जाए किसी फ्रेज की, चाहे एडजेक्टिव आ जाए फॉर्म में किसी क्लोज की, आप हमेशा जब जब ऐसा दिखे तो दे और देम की जगह दोज को ही चूज़ करें। अब देखो इन सेंटेंसेस को, द इन्विजिलेटर्स डिडंट अलाउ दे, देम, दोज टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। जो इन्विजिलेटर्स थे उन्होंने अलाउ नहीं किया उन लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने को। देखो अलाउ वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए तो दे तो नहीं आएगा, दे तो एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, या तो आएगा देम या आएगा दोज। दोज तब आता जब इन देम या दोज के बाद में कोई एडजेक्टिव रखा होता, वो लोग कौन है बताया होता, अब नहीं बताया हुआ, तो इस केस में दोज आने का भी कोई चांस नहीं है, आप सीधे सीधे यहाँ पे देम लगाओ। इन्विजिलेटर्स डिडंट अलाउ देम टू एंटर द हॉल, लेकिन इस केस में सेंटेंस वही है, यहाँ पे कमिंग लेट नाम का एडजेक्टिव पड़ा है। इन्विजिलेटर्स ने अलाउ नहीं किया उन लोगों को जो लेट आ रहे थे हॉल में एंटर करने के लिए, इस केस में आप देम की जगह पे दोज लगाएंगे, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे बात वही है, हु अराइव्ड लेट या हु केम लेट, एक एडजेक्टिव क्लोज पड़ा है, तो इस केस में भी दोज आएगा। तो सिंपल सा ही फॉर्मूला है आपका, आपको देख लेना है, सब्जेक्ट चाहिए तो दे लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में एडजेक्टिव पड़ा हो तो दोज, चाहे किसी भी फॉर्म में दोज ही लगेगा, एडजेक्टिव पड़ा है तो। और अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो देम लगाना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बाद में भी कोई क्लोज मिल जाए या फ्रेज मिल जाए एडजेक्टिव, उस केस में भी आपको दोज को लगाना है, समझ गए ना। वो कौन लोग थे जो लेट आ रहे थे, कमिंग लेट थे या हु अराइव्ड लेट थे। तो बस यही फॉर्मूला है मेरे भाई, सिंपल सा फॉर्मूला था, इसीलिए हमने दोज के बाद में अरेस्टेड लिखने की वजह से यहाँ पे दोज लिखा, क्योंकि अरेस्टेड नाम का एक एडजेक्टिव पड़ा था। बढ़े आगे। Kerala Delhi High Court orders granting bail to 3 students activists jailed for over a year for their alleged role in the February 2020 riots in Delhi represent a clear-headed effort to get around such impediments. कह रहे दिल्ली हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, अच्छा भाई कौन से ऑर्डर्स हैं, जो ग्रांट करने वाले हैं एक जमानत को, बेल को। अच्छा किन को भाई, 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट को। कह रहे कौन से एक्टिविस्ट हैं जो जेल में डाले गए थे, जेल्ड हैं 1 साल से ज़्यादा से, और किस लिए, फोर लगा के बता रहा है, उनके कथित भूमिका के लिए, अलेजेड रोल के लिए। और भूमिका किस में, फरवरी 2020 में हुए दंगों के अंदर। कह रहा है ये जो कोर्ट्स है ना, ऑर्डर्स जो हैं, ऐसी बेल देने वाले ऑर्डर्स ऐसे स्टूडेंट्स को दिल्ली के अंदर, ये ऑर्डर्स रिप्रेजेंट करते हैं एक क्लियर हेडेड एफर्ट को, एक सोचे समझे एफर्ट को, साफ दिमाग से बनाई हुई कोशिश को। वो किस चीज़ की है भाई, गेट अराउंड करने की है, जो कि बाईपास करने की है, बचने की है इन्हीं इम्पेडिमेंट से, इन्हीं की सारी जो है रुकावटों से। तो ऐसे लोगों के पास जो जेल में सड़ रहे हैं सेक्ट में, बहुत सारी रुकावटें हैं, उनको बेल नहीं मिल सकती, उनकी जो है क्लोज एग्जामिनेशन नहीं हो सकती। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर निकाल दिया जिससे इन बच्चों को ना केवल बेल मिली, बल्कि इस ऑर्डर ने रिप्रेजेंट कर दिया कि जो कोर्ट है वो कोशिश कर रही है इन इम्पेडिमेंट्स को, इन पूरी जो सारी की सारी रुकावटों को गेट अराउंड करने की, इनसे बचने की। समझ गए। ऑर्डर्स की वर्ब है रिप्रेजेंट, ग्रांट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑर्डर्स के बारे में बता रही है जो ग्रांट करते हैं बेल को। अलेजिड मतलब कथित तौर पे किया हुआ कोई काम, एक एडजेक्टिव है।
जेल्ड भी एक एडजेक्टिव है, एक्टिविस्ट के लिए आया है, वो एक्टिविस्ट जो जेल में डाले गए हैं। क्लियर हेडेड वो हर चीज़ है जिसको आप क्लियर हेड से करो, जब आपका हेड बिल्कुल क्लियर हो, दिमाग बिल्कुल साफ हो, जो रीजनेबल हो, जो रैशनल हो, जो लॉजिकल हो, है ना, जो बिल्कुल सही हो लॉजिक के हिसाब से। इम्पेडिमेंट होती है एक हर्डल, एक हिंड्रेंस, एक रेस्ट्रिक्शन, एक रुकावट, आपके रास्ते का रोड़ा होता है इम्पेडिमेंट। राउंड एक फ्रेजल वर्ब है, इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला तो किसी ऐसी चीज़ से बचना, किसी ऐसी चीज़ को अवॉइड करना जो आपके रास्ते का रोड़ा हो, आप उसके चारों तरफ से अराउंड होके निकल गए, है ना, उस चीज़ से आप जो है उसके पार चले गए, उससे बिना जो है भिड़ंत किए। और दूसरा होता है किसी न्यूज़ का रिलीज़ होना, किसी सूचना का सब तक पहुंचना भी गेट अराउंड कहलाता है, समझ गए। तो ये दोनों जगह गेट अराउंड नाम की फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहा साउंड इन लीगल रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन द जजमेंट ऑफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल एंड जस्टिस अनूप जयराम भंबानी have made a salient distinction between those accused of offences against the country's integrity and security on the one hand, and protesters and dissenters roped in injustifiably under the rubric of terrorism on the other। अब ये बता रहा है इन जस्टिस साहब ने, कोर्ट के जो जज साहब है उन्होंने क्या बोला। कह रहा साउंड था जो बड़ा स्ट्रॉन्ग था अपनी लीगल रीजनिंग में, अपनी कानूनी जो है लॉजिक में, और अपने इंटरप्रिटेशन में, कानून की व्याख्या में। कह रहा है ये जो जजमेंट थी ना, जो बड़ी ही साउंड थी इन दोनों चीज़ों में, बड़ी ही मजबूत थी। और जजमेंट किसकी? इन दोनों जस्टिस साहब की। कह रहा है इन जजमेंट्स ने ना मेक कर दिया एक बहुत ही सैलिएंट डिस्टिंक्शन को, इन्होंने बना दिया एक बहुत ही नोटिसेबल से फ़र्क को, फासले को। अच्छा किन किन के बीच? उन लोगों के बीच, बिटवीन, पहले तो वो वाले जो अक्यूज्ड ऑफ हैं उन सभी कानूनों के, उन सभी गुनाहों के, ऑफेंसेस के जो है कंट्री की एकता के खिलाफ और देश की सुरक्षा के खिलाफ एक तरफ ऑन द वन हैंड, और दूसरे वो लोग हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं और डिसेंटर्स हैं जिनको रोप इन किया जाता है, ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया जाता है बिना किसी रीज़न के, अनजस्टिफाइबली, और किस में? टेररिज्म के फॉर्मूला में, ऑन द अदर, दूसरी तरफ। तो कह रहे ये जो जजमेंट आई है ना, जो अपनी रीजनिंग में बिल्कुल लीगल थी और बहुत साउंड थी, बहुत अपना जो है इंटरप्रिटेशन अच्छा रखती थी, ये जजमेंट्स इन दोनों जजों की, इन्होंने बहुत ही साफ साफ फासला बना दिया इस जजमेंट के थ्रू। और ये फासला है उन लोगों के बीच जो कि जिनके पे आरोप लगे देश की सुरक्षा और इंटेग्रिटी के खिलाफ हमला करने का, एक तो दूसरी एक तरफ तो, और दूसरा वो लोग जो सरकार के खिलाफ डिसेंट दिखाते हैं और उनको ज़बरदस्ती टेररिज्म के जो है स्कोप में ले लिया जाता है, रोप इन कर लिया जाता है दूसरी तरफ। तो इन्होंने यही बोला कि टेररिस्ट अलग है और सरकार के खिलाफ बुराई करने वाला इंसान अलग है, दोनों को मिक्स ना करें, समझ गए। जजमेंट्स की वर्ब है हैव मेड, सैलिएंट आप देख चुके हैं, जो नोटिसेबल हो, कॉन्स्पिक्यूअस हो, जो चीज़ आपको रिमार्केबल लगे और बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो होती है सैलिएंट। साउंड मतलब जो मजबूत हो, फर्म हो, स्ट्रॉन्ग हो। दोज आप जानते हैं, अक्यूज नाम के एडजेक्टिव की वजह से हमने दोज नाम का यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया है ना, ऊपर सीखा ना आपने, दे देम दोज। ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, ये आप हर जगह देखोगे। इसका मतलब होता है, मतलब एक साथ में देखोगे जहाँ भी देखोगे, इसका मतलब होता है एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ तो ये। रोप इन मैंने आपको बता दिया, किसी को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करना, घसीट करके किसी काम में ले आना। रूब्रिक का मतलब होता है फॉर्मूला, रूल। टेररिज्म के फॉर्मूला में इनको लाया गया कि ये लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं ये एक अपने आप में आतंकवाद है। बढ़े आगे, चलो। कह द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट या UAPA has been invoked by the Delhi police against activists and others who were among those organizing the protest against the CAA Act on the claim that they had also fomented the riots। कह रहे ये जो एक्ट था ना UAPA, इसको इन्वोक किया गया है, हैज़ बीन इन्वोक्ड, पैसिव वॉइस के अंदर, परफेक्ट टेंस के अंदर। अच्छा किन के खिलाफ ये किया गया? दिल्ली पुलिस के द्वारा उन लोगों के खिलाफ, एक्टिविस्ट के और कुछ अदर लोगों के, जो कि उनमें से थे वो लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे प्रोटेस्ट को CAA एक्ट के खिलाफ। इस दावे पे, इस क्लेम के कि उन्होंने भड़काया भी था, फॉर्मेट भी किया था राइट्स को, दंगों को। तो ऐसे इस एक्ट को लगाया गया कुछ एक्टिविस्ट पे जो लोग सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, समझ गए। इस एक्ट की वर्ब है हैज़ बीन इन्वोक्ड, हु की वर्ब है वर, दे की वर्ब है हैड ऑल्सो फॉर्मेटेड। फॉर्मेट का मतलब होता है भड़काना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना, किसी चीज़ को उंगली लगाना, किसी दंगे वंगे को भड़का देना, है ना, फॉर्मेट करना। ये दे और देम, दोज बार बार आ रहा है, यहाँ भी लगा हुआ है, देखो दोज इसलिए लगा है क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग, कौन से लोग? जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे प्रोटेस्ट को। तो ये ऑर्गेनाइजिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्ट जो है ना, ये पूरा एक फ्रेज है, इसकी वजह से देम की जगह पे हमने दोज लगाया है ना, दे की जगह पे दोज लगाया। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंडर सेक्शन 43D(5)
देयर इज़ ए लीगल बार ऑन ग्रांटिंग बेल इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द एक्यूजिशन अगेंस्ट दोज हेल्ड इज प्राइमा फेसी ट्रू। तो इसी एक्ट के इस सेक्शन के नीचे एक बहुत ही लीगल बड़ा बार है, एक बहुत ही कानूनी बैन है, लीगल बार है, वैधानिक बार है बेल के दिए जाने पे। अच्छा कब? अगर कोर्ट इस ओपिनियन की है, अगर कोर्ट ये मानती है दैट वो ये कि बहुत ही रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, बहुत ही लॉजिकल आधार है इस चीज़ को मानने का, बिलीव करने का कि जो एक्यूजेशन है, जो आरोप है इन लोगों के खिलाफ जिनको पकड़ा गया है, हेल्ड किया गया है, अरेस्ट किया गया है, वो देखने में सही है, प्राइमा फेसी ट्रू है। तो ये सेक्शन बना हुआ है इस एक्ट का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर कोर्ट को लगे कि सरकार ने इन आदमियों को सही जो है इस एक्ट में फंसाया है, ये आदमी वास्तव में ये लोग जो है टेररिस्ट हैं, तो कोर्ट जो है इनको सीधे सीधे बेल देने से मना कर सकती है इस सेक्शन के नीचे। समझ गए? देर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट देर के जब भी देर से क्लोज शुरू हो वर्ब के बाद सब्जेक्ट आपको पढ़ा हुआ मिलेगा। इज वर्ब है, लीगल बार उसका सब्जेक्ट है। इफ़ के बाद में कोर्ट जो है सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है इज, और ग्राउंड्स की वर्ब है आर। अगेन देखो देर से क्लोज शुरू हो रहा है इसलिए वर्ब के बाद में उसका सब्जेक्ट रखा हुआ है। रीजनेबल आप जानते हैं जो लॉजिकल हो। प्राइमा फेसी का मतलब है देखने में जो सही हो, है ना। प्राइमा फेसी मतलब अपने फेस से, देखने के अंदर अपीयरेंस से कोई चीज़ प्राइमा फेसी कहलाती है। एक्यूजेशन की वर्ब है इज। Adding to this onerous burden on the accused to demonstrate to the court that the accusation is untrue is a 2019 Supreme Court judgment that bars a detailed analysis of the evidence at the bail stage and rules that the bail can be denied on the broad possibilities of the case। ये सेंटेंस टेक्निकली गलत है। पहले मैं आपको इसको पूरा जो ट्रांसलेट करूँगा इसकी स्ट्रक्चर बताऊँगा, फिर आप खुद देखना है गलत कैसे है, ठीक है। ऐड टू करने वाला है, ऐड टू करना मतलब इंक्रीज, कह रहा है इंक्रीज कर रहा है इस ऑनरस बर्डन को, इस भारी बोझे को। ऑनरस आप देख चुके हो एक्सट्रीमली हैवी, है ना। तो इस भारी बोझे को इंक्रीज कर रहा है, और बोझा किस पे? अक्यूज्ड लोगों पे, जो लोग अभियुक्त हैं, जिन पे आरोप लगा हुआ है। और किस बोझे को? जो बोझा है डिमॉन्स्ट्रेट करने का कोर्ट को, दिखाने का कोर्ट को कि जो एक्यूजेशन है, जो आरोप उन पे लगा है वो अनट्रू है, वो बिल्कुल जो है जो गलत है। तो इस एक्ट में अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आपको कोर्ट को प्रूव करके दिखाना है कि मैं इनोसेंट हूँ। कोर्ट नहीं प्रूव करेगी कि आपने कुछ काम किया, आपको प्रूव करना है कि आपने कुछ काम नहीं किया है। कह रहा है इस बर्डन को, इतनी बड़ी भारी बर्डन में ऐड करने वाला क्या है, इंक्रीज करने वाला क्या है? इज वो है एक 2019 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और जजमेंट क्या? दैट जो जजमेंट बार करता है एक डिटेल्ड एनालिसिस को, एविडेंस को बेल की स्टेज पे। सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि बेल देने से पहले या बेल के वक्त आप किसी भी एविडेंस को डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकते, ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अच्छा, और दूसरी चीज़ है ऐड करने वाली, वो वाले रूल्स दैट वो ये कि बेल को मना किया जा सकता है मोटी मोटी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर, संभावनाओं के ऊपर केस की। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, पहली चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कहता है कि आप एविडेंस को देखोगे नहीं, दूसरे ये वाले रूल्स जो ऊपर बताए गए हैं कि बेल को मना भी किया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें ऐड टू करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं पहले से ही बहुत भारी बर्डन को जो एक्यूज के ऊपर लगी हुई थी कि आप खुद ही प्रूव करोगे कि आप अनट्रू है आपके सारे के सारे एक्यूजेशन। तो जेल में आपको डाला, ना आपको बेल मिलेगी, ना आपका केस शुरू में देखा जाएगा, 1 2 3 साल तक तो आप जेल में सड़ो। और जब आपका केस चलेगा तब ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोर्ट में प्रूव करके दिखाओ जेल में बैठे बैठे कि आपने कुछ काम गलत नहीं किया। मतलब ये अगर एक्ट आप पे लगा ना तो समझ लो ज़िंदगी जेल में ही कटने वाली है, UAPA। समझ गए? अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखो, बहुत जो है ना खिचड़ी की जैसी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक्यूजिशन की वर्ब है इस, 2019 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और रूल्स, इन दोनों की वर्ब है रूल्स और इन दोनों की वर्ब है इस। इसीलिए सेंटेंस टेक्निकली गलत है। ये सेंटेंस में इन दोनों की वर्ब होनी चाहिए आर एडिंग टू। समझे मेरी बात को? ये एडिंग टू एक्चुअल में मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। और ये दैट जो है इस जजमेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो दैट है, इस दैट के बाद में बेल जो है इसकी वर्ब है कैन बी डिनाइड। अब आप उससे पूछो कि सर ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है? सब्जेक्ट ये और ये बता रहे हो आप, एंड बीच में दोनों के लगी हुई है, तो इनको शुरू में रखते हैं ना। मेन वर्ब को शुरू में रख दिया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया। ये कैसा सेंटेंस है? देखो ध्यान से, ऐसे सेंटेंस लिखना आप लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो सब्जेक्ट को शुरू में लाके, लेकिन ये इस तरह से इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट ये पूरा है। देखो ये सब्जेक्ट है जिसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन तो आना ही चाहिए इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए। फिर एंड के बाद में ये सब्जेक्ट है, और इसके बाद में रूल के बाद में दैट लगा के आपको बताना ही है वो रूल क्या है।
समझे ना। तो एक्चुअल में आपका सब्जेक्ट ये है पूरा का पूरा। जब आपका इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है उसके बाद में आप वर्ब लगाते हो ना, तो आपको समझ ही नहीं आता सुनने वाले को या पढ़ने वाले को कि वर्ब है किसकी। तो ऐसे केस में राइटर्स क्या करते हैं, मेन वर्ब को शुरू में ले आते हैं, ये अंदेशा देने के लिए रीडर को कि वर्ब मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को रख के बताते हैं कि देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। समझ रहे हो, मैं आपको रीजनिंग बता रहा हूँ। अगर मैं इस पूरे को सब्जेक्ट बना दूँ और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखूँ और फिर मेन वर्ब रखूँ, पढ़ने वाला बहुत परेशान हो जाएगा। इसीलिए वर्ब को शुरू में ला करके फिर सब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए सब्जेक्ट क्या है। अब ये देखो खुद ही खो गया लिखने में और यहाँ पे इज लगा गया, रूल्स और इन दोनों के लिए आर लगाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप पूछोगे सर आपको कैसे आ गई, हमें क्यों नहीं समझ में आया ये इसलिए आपको समझ में नहीं आया क्योंकि अब रीडिंग अभी अभी करना आपने शुरू किया है। अगर आपने 200 एडिटोरियल्स 300 एडिटोरियल्स मेरे साथ पढ़े हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को मेरी तरह ही पकड़ा है, तो ये आपके लिए बहुत इजी है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जिनको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी। आप इस एडिटोरियल को चला लो आज, है ना, दूसरे किसी चैनल पे बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो स्ट्रक्चर पे थोड़े कंफ्यूज दिखेंगे, है ना, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये स्ट्रक्चर्स इसी तरह की होती हैं और एक्सपीरियंस से ही आती हैं। तो दिल छोटा ना करें, अपने ऊपर काम करें, कोई भी सीख सकता है ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। द हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट द बेल कोर्ट कैन लुक एट द अवेलेबल एविडेंस टू सेटिस्फाई इटसेल्फ अबाउट द प्राइमा फेसी ट्रूथ ऑफ द केस। हाई कोर्ट ने रूल दे दिया है, हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया है कि जो बेल देने वाली कोर्ट है वो आराम से देख सकती है, लुक एट कर सकती है अवेलेबल एविडेंस को, अपने आप को इस चीज़ के लिए सेटिस्फाई करने के लिए खुद को कि जो प्राइमा फेसी ट्रूथ है, जो देखने में सच है इस केस का। तो कोर्ट ने बोल दिया है कि आप आराम से एविडेंस को देखो, अंदर मत जाओ, लेकिन बाहर बाहर से देख करके आप ये डिसाइड कर लो कहीं किसी आदमी को गलत ही तो पकड़ के इस एक्ट में रखा नहीं गया है ना, अब आप देख पाओगे। कोर्ट की वर्ब है हैज़ रूल्ड, बेल कोर्ट की वर्ब है कैन लुक। छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट डिस्कस करेंगे। सेटिस्फाई का, सेटिस्फाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन सेटिस्फाइड एडजेक्टिव इसके बाद में मत लगाया ना। जैसे इस सेंटेंस को देखो, द स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन डिड नॉट सेटिस्फाई द टीचर। स्टूडेंट की एक्सप्लेनेशन ने टीचर को सेटिस्फाई नहीं किया। तो सेटिस्फाई के बाद में जिसको संतुष्ट करना है उसका नाम आना चाहिए, यही कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। एक ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए इस वर्ब का, सेटिस्फाई का, जिसको भी संतुष्ट करो उसका नाम लिख दो, ठीक है। सेंटेंस को छोड़ो, अब इस वाले को देखो, द अकाउंटेंट चेक्ड द अकाउंटिंग बुक्स टू सेटिस्फाई ऑफ देयर एक्यूरेसी। अकाउंटेंट ने चेक कर लिया अपनी अकाउंटिंग बुक्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी एक्यूरेसी को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को उनकी सही होने को। उसने सारी किताबें खोली अपनी अकाउंट्स की और देखा कि ये सारी की सारी सही है, इस चीज़ से अपने आप को संतुष्ट किया। देखो यहाँ पे टू सेटिस्फाई एक इन्फिनेटिव है, वर्ब फॉर्म में चाहे मेन वर्ब हो, चाहे इन्फिनेटिव हो, चाहे पार्टिसिपल हो, चाहे जीरेंड हो। सेटिस्फाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट देना ही देना है। अब क्या करोगे, सेटिस्फाई के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। देखो ऑब्जेक्ट तो कोई दिया नहीं हुआ, यहाँ तो टीचर दिया हुआ था, अब यहाँ पे किसको घुसा दें, तो यहाँ पे लगा दो अकाउंटेंट के हिसाब से हिमसेल्फ या हर सेल्फ। अगर वो लेडी है तो हिमसेल्फ, हर सेल्फ, और अगर जेंट्स है तो वो हिमसेल्फ। ऐसा क्यों, क्योंकि अकाउंटेंट अब खुद को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो सारी वर्ब्स है ना जो ज़रूर ही ट्रांजिटिव हैं, जिनके बाद में एक ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो आप लगाते हैं एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, सब्जेक्ट के हिसाब से, अकाउंटेंट के हिसाब से हिमसेल्फ या हरसेल्फ लगा दें। अगर यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट होता प्लूरल तो मैं लगा देता देमसेल्व्स। अगर यहाँ पे कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता तो मैं लगा देता इटसेल्फ। अगर यहाँ पे आई होता तो मैं लगा देता माई सेल्फ। अगर यहाँ पे वी होता तो मैं लगा देता और सेल्फ्स। समझ गए ना। तो ऐसी वर्ब्स को आपको ऑब्जेक्ट देना ही है। अगर दिया हुआ है तो पंगे मत लो, अगर नहीं दिया हुआ तो सेटिस्फाई के बाद में अपना ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ जो लगाना लगा दो। अब इस सेंटेंस को देखो, द टीचर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन। टीचर सेटिस्फाइड नहीं था स्टूडेंट के एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आप बोलोगे सर सेटिस्फाइड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो मैं टीचर के हिसाब से हिमसेल्फ, हरसेल्फ लगा देता हूँ, ठीक है ना, हिमसेल्फ, हरसेल्फ लगा देता हूँ। लेकिन ध्यान देना ये सेटिस्फाइड एक एडजेक्टिव है। टीचर खुश नहीं था, टीचर नाराज़ नहीं था, टीचर हैप्पी नहीं था, टीचर सेटिस्फाइड नहीं था। एडजेक्टिव के केस में सेटिस्फाइड को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाइड जो है टीचर के लिए ही आया है। ये एक एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। वॉज वर्ब है, टीचर सब्जेक्ट है। समझे मेरी बात को। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए सेटिस्फाइड की एडजेक्टिव फॉर्म में, तब आप उसको बाद में रिफ्लेक्सिव को ना लगाएं। इस सेंटेंस को देखो, द अकाउंटेंट चेक्ड द अकाउंटिंग बुक्स टू बी सेटिस्फाइड ऑफ देयर एक्यूरेसी। अकाउंटेंट ने चेक किया अकाउंटिंग की किताबों को सेटिस्फाइड होने के लिए उनकी एक्यूरेसी को।
अब देखो यहाँ पे टू बी इन्फिनेटिव के बाद में सेटिस्फाइड नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है। टू बी हैप्पी, टू बी सैड, टू बी सेटिस्फाइड, समझ गए ना। तो यहाँ भी सेटिस्फाइड के बाद में हिमसेल्फ हरसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। तो सेटिस्फाई वर्ब के बाद में लगाना, लेकिन सेटिस्फाई एडजेक्टिव के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। अब ये आपके पास कुछ और ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इसी तरह की। इंट्रोड्यूस है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इंट्रोड्यूस 2 बार आ गया, इन्जॉय है। इन सभी वर्ब्स को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, इसीलिए आप कई बार देखते हो वी आर एंजॉइंग आवरसेल्व्स, फिर आप पूछते हो सर ये आवरसेल्व्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए लिखा है क्योंकि सेटिस्फाइड के बाद में जैसे हिमसेल्फ लिखा है ना। तो ये सभी वर्ब्स ऐसे ही हैं, अगर इनको ऑब्जेक्ट ना दो ना तो इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा। वर्ब चैप्टर में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, 16 नंबर वीडियो है, 17 नंबर वीडियो है ग्रामर सीरीज़ की, जा करके देखें, ठीक है। चलो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, 20 वर्ब्स मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द अदर वर्ड्स देयर इज़ नो स्टैट्यूटरी इन्विंसिबिलिटी टू द प्रोसिक्यूशन केस मेयरली बिकॉज द UAPA हैज़ बीन इन्वोक्ड। तो कह रहा है इस बात का यही मतलब है दूसरे शब्दों में कि अब कोई भी वैधानिक इन्विंसिबिलिटी नहीं है। इन्विंसिबिलिटी होती है किसी चीज़ को अनटचेबिलिटी, किसी चीज़ को आप डिफीट ना कर पाओ, हाथ भी ना लगा पाओ, डिस्ट्रैक्ट ना कर पाओ, है ना। तो अब प्रोसिक्यूशन केस जो है, इन लोगों पे लगने वाला जो केस है उसमें कोई भी इन्विंसिबिलिटी नहीं है कानून की तरफ से, महज इसलिए खाली खाली केस मेयरली क्योंकि बिकॉज UAPA को इनके ऊपर लगाया गया है, इन्वोक किया गया है। तो कोर्ट ने बोल दिया कि भाई बेल का अधिकार तो आपको है ही, चाहे UAPA लगे चाहे धारा कौन सी भी लग जाए, अगर आपका केस गलत नहीं है, सही केस है, तभी आपकी बेल रोकी जाएगी, नहीं तो आपको बेल दे दी जाएगी। स्टैट्यूटरी होती है वैधानिक, इज़ आपकी वर्ब है, इन्विंसिबिलिटी आपका सब्जेक्ट है ना। इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू। चलो आगे बढ़े। इन्वोक करना मतलब किसी चीज़ को जगाना है ना, UAPA की वर्ब है हैज़ बीन इन्वोक्ड। एक कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे, फटाफट देख लेते हैं। बिकॉज वर्सेस बिकॉज ऑफ का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बिकॉज एक कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन है। अगर बिकॉज के बाद में एक जो पूरा का पूरा क्लोज आ रहा हो तो बिकॉज को लगाएं, अगर एक सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो बिकॉज ऑफ नाम की प्रेपोजिशन को लगाएं। वी लॉस्ट द मैच बिकॉज या बिकॉज ऑफ आवर पुअर परफॉर्मेंस, हमने मैच को लूज़ किया हमारी ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से। अब बिकॉज या बिकॉज ऑफ में से को चूज़ करना है। यहाँ पे रखा क्या हुआ है, एक नाउन रखा हुआ है, वर्ब उसके आ नहीं रही, तो यहाँ पे क्लोज नहीं है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा फ्रेज है। क्लोज नहीं होने की वजह से मैं कंजंक्शन की जगह पे प्रेपोजिशन को यूज़ करूँगा, मैं लिख दूंगा बिकॉज ऑफ। समझ गए ना। वी लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ आवर पुअर परफॉर्मेंस। वी लॉस्ट द मैच बिकॉज या बिकॉज ऑफ वी परफॉर्म पुअरली, हम मैच हारे क्योंकि हमने खराब परफॉर्मेंस दी। अब देखो यहाँ पे पूरा क्लोज पड़ा है, वी सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड उसकी वर्ब है, इस केस में आप यूज़ करोगे बिकॉज को। समझ गए ना। क्लोज पड़ा हो तो कंजंक्शन, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो प्रेपोजिशन, बस इतना ही गेम है सारा का सारा। क्रॉप्स फ्लरिश बिकॉज या बिकॉज ऑफ रेन्स, फसलें जो हैं फ्लरिश करती हैं, बड़ी होती हैं खाली खाली रेन के कारण, कारण से बिकॉज ऑफ रेन्स। रेन से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब पूरा कंजंक्शन मत लगाया ना, बिकॉज ऑफ लिखो, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के लिए आपको प्रेपोजिशन चाहिए, कंजंक्शन नहीं चाहिए। ऑफ वाला प्रेपोजिशन है और बिना ऑफ वाला कंजंक्शन है ना, बिकॉज। चलो आगे बढ़े। करेक्ट हैज फाउंड दैट नन ऑफ द थ्री, आसिफ इकबाल ताना, नताशा नरवाल एंड देवंगना कालिकता was specifically or particularly accused of any terrorist act, funding of a terrorist act, or an act amounting to a conspiracy to commit a terrorist act or something preparatory to it। तो कोर्ट ने पाया कि कोई भी नहीं, नन ऑफ, और किनका, इन तीनों में से। कह रहे इन तीनों में से कोई भी स्पेसिफिकली और या खास करके अक्यूज नहीं था, आरोपी नहीं था, और किसका, किसी भी टेररिस्ट एक्ट का या टेररिस्ट एक्ट में पैसा डालने का, फंडिंग करने का, या फिर किसी ऐसे काम का जो अमाउंट टू करता हो, जो बराबर हो एक षड्यंत्र के, कॉन्स्पिरेसी के, जो एक टेररिस्ट एक्ट को कमिट करने की है, और या फिर किसी ऐसी चीज़ का जो एक टेररिस्ट एक्ट के लिए प्रेपरेटरी हो, मतलब उसकी शुरुआत करने वाला हो। जैसे आपने किसी को गोली नहीं मारी लेकिन बंदूक तो आप ले ही आए मारने के लिए, तो प्रेपरेटरी एक्ट आपने कर दिया है, शुरुआत कर दी है। कोर्ट ने पाया इन लोगों ने चारों में से कोई भी काम नहीं किया। इट की वर्ब है हैज़ फाउंड, नन की वर्ब है वॉज। अक्यूज़ और चार्ज दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अक्यूज़ के बाद में ऑफ आता है, जिस चीज़ के लिए आपको अक्यूज़ किया जाए, है ना, आरोप आप पे लगे। चार्ज का मतलब भी आरोप लगाना है, लेकिन जिस चीज़ का लगे उसको विद लगा के बताते हैं। कॉन्विक्ट का मतलब है किसी चीज़ का आरोप सिद्ध हो जाना, अगर आप कॉन्विक्ट हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो भी ऑफ लगेगा। एक्विट का मतलब है आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा, एक्विट करके, इसके बाद में भी ऑफ आएगा। एक्सोनरेट और एक्विट एक दूसरे के सिनोनिम है, इसके बाद में फ्रॉम और ऑफ दोनों आता है, लेकिन आप एक्सोनरेट के बाद में फ्रॉम को प्रीफर करेंगे, ऑफ को लगाना गलत नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, ये दोनों आरोप लगाने के,
ये आरोप सिद्धि के, ये आपको बरी करने के लिए, ये भी आपको बाइज्जत बरी करने के लिए। सबके बाद में ऑफ देख ही रहे हो आप, है ना, लग ही जाएगा। सिर्फ चार्ज को छोड़ के चार्ज के बाद में विद को लगाएं। बड़े आगे ये सारे देखना फिक्स प्रपोजिशन है। ऑफ इनके बाद में बाय डिफ़ॉल्ट है, चार्ज के बाद में विद लगेगा, एक्सोनरेट के बाद में फ्रॉम लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, है ना, इसको आप कोल्यूजन भी बोलते हैं। एक वर्ड और है अपने पास, कोलिजन। कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। सही स्पेलिंग देख लेना इसकी, कोलिजन, डबल एल तो आएगा ही, एक सिंगल एस आएगा, है ना। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, एक्सीडेंट। कोल्यूजन का मतलब होता है षड्यंत्र। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, इनका बीच का डिफरेंस जरूर जाने, है ना। अमाउंट टू मतलब इज इक्वल टू, प्रेपरेटरी मैंने आपको बता दिया, जो किसी काम की शुरुआत करने वाला हो, उसकी तैयारी करने वाला हो, प्रिपरेशन। कह रहा वंस द UAPA चार्जेस वर नॉट सीन टू बी ट्रू, इट वॉज ओपन टू द कोर्ट टू एडमिट देम टू रेगुलर बेल अंटिल कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। कह रहा एक बार जब UAPA के चार्जेस नहीं देखे गए सही होते हुए, टू बी ट्रू होते हुए, तो ये खुला था कोर्ट के लिए, ओपन था इस चीज़ को एडमिट करना, और किस चीज़ को, कि उनको रेगुलर बेल मिले जब तक ट्रायल का कंक्लूजन ना हो जाए। तो कोर्ट ने इनको एडमिट कर लिया है कि इनको बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके सारे कोई भी चार्ज इनके सामने जो है सही नहीं पाया गया, ट्रू नहीं पाया गया। सिंपल सेंटेंस है, चार्जेस की वर्ब है वर नॉट सीन, पैसिव वॉइस में इट की वर्ब है वॉस। कह रहा फर्दर विद 740 विटनेसेस साइटेड देयर इज नो स्कोप फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। कह रहा और आगे फर्दर 740 विटनेसेस को जिनको साइट किया गया है, जिनको हवाला दिया गया है, कह रहा उनके साथ भी कोई स्कोप नहीं है अर्ली कंक्लूजन का इस ट्रायल की। 740 लोगों की गवाही होगी, उनके नाम लिख दिए गए हैं चार्जशीट में, जब तक इनकी गवाही होगी तब तक 30 साल निकल जाएंगे हमारे देश में। तो कह रहा कोई स्कोप भी नहीं है इस ट्रायल के अंदर कोई कंक्लूजन आएगा, तो बेल देना ही ठीक है अगर इनके खिलाफ कोई केस बन ही नहीं रहा है इन लोगों के खिलाफ, है ना। स्कोप की वर्ब है इज, नो स्कोप, है ना, नो स्कोप इसकी वर्ब है इज। साइड करना मतलब किसी चीज़ का हवाला देना। कह रहा राइट्स आर मैटर्स कंसर्निंग पब्लिक ऑर्डर एंड नॉट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। जो दंगे होते हैं वो ऐसे मैटर हैं जो कि पब्लिक ऑर्डर से कंसर्न है, लोगों में व्यवस्था से रिलेटेड है, और ना कि स्टेट की सिक्योरिटी से, देश की हिफाजत से। अगर वास्तव में ये बच्चे दंगाई हैं, ये स्टूडेंट्स दंगाई हैं, तो भी ये काम सिर्फ पब्लिक में हार्मनी को ख़राब करने का है, देश की सुरक्षा से, सिक्योरिटी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। राइट्स की वर्ब है आर, कंसर्निंग मतलब रिलेटिंग टू, किसी चीज़ से संबंध रखने वाले। बहुत सिंपल सेंटेंस है इसलिए फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ, है ना। कह रहे द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन दैट द स्टेट इन इट्स एंग्जाइटी टू सप्रेस डिसेंट हैज़ ब्लर्ड द लाइन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटी इज़ अ स्टर्न इंडाइटमेंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। कह रहा कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ने इस चीज़ को जो माना, इसका ध्यान में लिया, दैट वो ये कि स्टेट अपनी एंग्जाइटी में, अपने उतावलेपन में जो है सप्रेस करने का, दबा देने का किसी भी प्रकार के रोष को, गुस्से को अपने प्रति, कह रहे ये वो वाली स्टेट जो उसने इस तरीके से ब्लर कर दिया है, बिल्कुल धुंधला कर दिया है उस लाइन को, उस महीन सी रेखा को जो दो चीज़ों के बीच में है। पहला तो हमारा संवैधानिक अधिकार जो है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट है प्रोटेस्ट करने का, और दूसरा एक टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने का। कह रहा ये जो ऑब्जर्वेशन है ना कि स्टेट ने इस लाइन को धुंधला कर दिया है, कह रहा ये ऑब्जर्वेशन एक स्टर्न इंडाइटमेंट है, एक बहुत ही कड़ा आरोप है, स्टेट के ऊपर एक बहुत बड़ा इंडाइटमेंट है, और किस चीज़ का, इस्टेब्लिशमेंट का, हमारे पूरे के पूरे प्रशासन का। तो कोर्ट ने पूरे प्रशासन के ऊपर आरोप लगा दिया कि आप गलत आदमी हो, गलत तरीके से आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को टेररिस्ट एक्टिविटी के नाम पे जेल में डालते हो, बल्कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। ऑब्जर्वेशन की वर्ब है इज, स्टेट की वर्ब है हैज़ ब्लर्ड। स्टेट वो वाली है जिसमें एंग्जाइटी है सप्रेस करने की, डिसेंट को। सप्रेस करना मतलब दबाना, क्रैक डाउन करना, क्लैम्प डाउन करना, नकेल कसना, क्रश करना, है ना। स्टर्न मतलब मजबूत, सीरियस, टफ, है ना, स्ट्रिक्ट। इंडाइटमेंट आप जानते हैं, आरोप। सिंपल सेंटेंस, दिल्ली पुलिस हैज़ गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट SC on appeal against the verdict, possibly in the fear that the ruling may foil its design to paint protesters as terrorists। कह रहे दिल्ली की पुलिस अब जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट अपील करने के लिए इस वर्डिक्ट के खिलाफ, इस पूरे केस के खिलाफ। शायद इसी फियर में, परहैप्स, या पॉसिबली इस डर में कि ये जो रूलिंग है ये फॉइल कर सकती है, नाकाम बना सकती है इसके डिज़ाइन को, जो है पेंट करने का, दिखाने का प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट के तौर पे, आतंकवादियों के तौर पे। तो पुलिस जो है दिल्ली की फटाफट SC में गई है कि कहीं इस रूलिंग के बाद में इसकी पूरी स्कीम सबके सामने ना आ जाए,
सबको ये ना पता लग जाए कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वालों को टेररिस्ट बना करके जेल में डलवाती है। तो इस डर के मारे ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, समझ गए। पुलिस की वर्ब है हैज़ गॉन, रूलिंग की वर्ब है मे फॉइल। फॉइल आप जानते हैं किसी को रोकना, किसी के प्लान को जो है ना नाकाम बनाना। निप इन द बड, याद रखें निप एट द बड ना लिखें, निप इन द बड। सिंपल सेंटेंस, वर्डिट का मतलब होता है रूलिंग, एजुडिकेशन, फैसला, डिग्री, है ना, सब के सब वर्डिट के फैसले के सिनोनिम्स हैं। If the High Court's approach to grant of bail is upheld, it would help secure the liberty of other dissenters held under the UAPA elsewhere without sufficient basis. कह रहा है अगर हाई कोर्ट की जो अप्रोच है दे देने की बेल को, इसको बनाए रखा जाता है, इस अप्रोच को सुप्रीम कोर्ट भी बाद में अपना जो है फैसला दे देती है, अपना सपोर्ट दे देती है, तो ये बात जो है हेल्प कर देगी सिक्योर करने में, महफूज करने में लिबर्टी को, आज़ादी को, दूसरे ऐसे डिसेंटर्स की, दूसरे ऐसे लोगों की जिन्होंने अपना रोष दिखाया सरकार के लिए और जो हेल्ड हैं, जो अरेस्टेड हैं यूएपीए के अंदर और कहाँ पे कहीं और एल्सवेयर, है ना, दिल्ली के अलावा भी कोई बाहर जो है किसी और केस में बिना किसी सफिशिएंट बेसिस के हेल्ड हैं, बिना किसी बड़े आधार के उनको पकड़ा गया है। तो इस कोर्ट की अप्रोच को अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिल गया, सपोर्ट मिल गया, तो सारे यूएपीए के जो जितने भी लोग हैं जिन पे कोई आधार नहीं है, केस नहीं बन रहा है, उन सभी लोगों को एक आशा मिलेगी कि उनको भी आज़ादी मिल सकती है, समझ गए। अप्रोच की वर्ब है इज़ अपहेल्ड, इट की वर्ब है वुड हेल्प। हेल्प अपने बाद में टू इन्फिनिटिव ले ले चाहे बे इन्फिनिटिव ले ले, एक ही बात है। तो हेल्प सिक्योर भी ठीक है और हेल्प टू सिक्योर भी ठीक है। अपहेल्ड करना मतलब मेंटेन करना, बनाए रखना, इसके ये सब एंटोनिम है। अगर कोई चीज़ कैंसिल हो जाती है तो सेट असाइड होती है, कैंसिल होती है, एब्रोगेट होती है, क्वैश होती है, लेकिन अगर किसी फैसले को बनाए रखा जाता है तो उसको अपहेल्ड या मेंटेन किया जाता है। एल्सवेयर भी एक एडवर्ब है, इसका मतलब दूसरी जगह है ना, समवेयर एल्स को बोलते हैं एल्सवेयर। सिंपल आर्टिकल था, खास करके बाद वाला पैराग्राफ बहुत इजी था पढ़ने में, हमने थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस किया ताकि दिमाग थोड़ा सा कस्टम्ड हो। आप यहाँ पे स्पीड वाला ऑप्शन होता है यूट्यूब में, है ना, उस स्पीड से आप स्पीड को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। चलिए फटाफट से अपने क्विज़ की तरफ बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन मैंने आज का बता दिया है, क्या ये यूएपीए जैसा एक्ट हमारे देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, दोनों चीज़ों को आप जवाब दें, 3 सेंटेंस में लिखने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। ये आपका पहला क्विज़ है। एक काम करते हैं, आज का क्विज़ मैंने, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्लोज टेस्ट तो बहुत आसान है ना। फटाफट से इस क्विज़ को और क्लोज टेस्ट दोनों को आप खुद से ट्राई दें। ऑफिस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, है ना, निकलूँगा फटाफट से, आज लेट हो गया मैं उठने में। इसमें आपको देखना है चारों में से कौन सा सही है, और अगर कोई भी सही नहीं है तो नन ऑफ द ऑप्शंस आपका आंसर है, ठीक है। चारों को ही मैं सही करके कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, सही वाली फॉर्म आप जा करके चेक कर लेना और अपना आंसर जो है मेरे आंसर से मैच कर लेना। और ये जो है ना सेकंड वाला, ये क्लोज टेस्ट है, इसको भी मैं कमेंट सेक्शन में अभी रख दूंगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसको भी मैं पूरा सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। तो 5 क्वेश्चन को मेरे आंसर से खुद का आंसर मैच करना, अपना स्कोर बताना, कमेंट जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अंटिल देन साइनिंग आउट।